हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिफ्थ लेक्चर ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी। आज हम देखने वाले हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, इस पे पहले थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए। देन बेटा इसमें अपन लोग एक थ्योरम भी बनाएंगे, देन उस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। सो कंसेप्ट ऑफ वर्क डन तो हम समझ ही चुके हैं पिछले कुछ लेक्चर्स में। वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर हम लोगों ने वेरिएबल का भी देखा था, कुछ अपने बड़ी इंपॉर्टेंट सी थ्योरम भी देखी थी, वर्क एनर्जी थ्योरम, देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम, मैकेनिकल एनर्जी जिसे हम कहते हैं। अब आता है कंजर्वेटिव फोर्स या फील्ड क्या है। कुछ लोग इसे कंजर्वेटिव फील्ड भी कहते हैं। कंजर्वेटिव फील्ड ऑब्वियसली किसी सिस्टम का होगा। वो सिस्टम मासेस का सिस्टम हो सकता है, सिंगल मास का भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है सिंगल मास का नहीं होगा। तो कंजर्वेटिव फील्ड के आप एग्जांपल देखिए पहले, क्या क्या ये कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं। एक सबसे इंटरेस्टिंग ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अ कंजर्वेटिव फील्ड। देन हम इसमें इस कैटेगरी में मैग्नेटिक फील्ड को भी कंसिडर करते हैं। तो बेटा ये जो खासकर ये दोनों ऊपर वाले दोनों में भी हम सिर्फ ग्रेविटेशन को देखें तो 11वीं क्लास के सिलेबस में ये वाला कंजर्वेटिव फील्ड हमें पढ़ना है, इन डिटेल हमें जाना है। इस चैप्टर में हल्का सा इसका टच है। तो कंजर्वेटिव फोर्स लगेंगे इन कंजर्वेटिव फील्ड। मतलब अगर कंजर्वेटिव फील्ड में मेरे पास दो मासेस होंगे m1 एंड m2, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इसे हम कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन का क्या कंसेप्ट है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। लेट अपने पास एक सरफेस पे रेफरेंस पे है ना, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि रेफरेंस लेना पड़ता है हमें पोटेंशियल एनर्जी में। तो बेटा ये एक ब्लॉक रखा हुआ है मैंने h=0 पे, एंड इस ब्लॉक को मुझे इस पोजीशन पे लेके आना है। लेट मी ड्रॉ इट। मैं एक नई पोजीशन इसकी ले लेता हूँ, ये वाली पोजीशन, ठीक है। मुझे उस सेम ब्लॉक को ऊपर लेके चलना है। हल्का सा ही ब्लॉक बड़ा बन गया है तो सेम लगना चाहिए बेटा वो, ठीक है। अब लगभग सेम लग रहा है। तो मेरे पास इसको ऊपर ले जाने के लिए, लिफ्ट कराने के लिए कितने रास्ते हैं भाई साहब? अनेक रास्ते हैं हमारे पास। तो कोई पर्सन इसको डायरेक्टली यहाँ ले जा सकता है, इस तरह से ले जा सकता है। दूसरा पर्सन कहता है नहीं नहीं मैं तो ऐसे लेके नहीं जाऊँगा, मैं तो इसको पहले इस डायरेक्शन में लेके जाऊँगा और उसके बाद जब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं इसको सीधा सीधा ऊपर लेके चले जाऊँगा, ठीक है। अल्टीमेटली गोल दोनों का कंप्लीट हो रहा है। हम इसे ऐसा भी तो कह सकते हैं कि ये लोकेशन देहरादून की और ये लोकेशन दिल्ली की है ना। वैसे मैंने उल्टा बना दिया, नक्शा बाजार से देख लीजिए आप। तो ये लोकेशन है दिल्ली की। अब बेटा देहरादून से दिल्ली जाने के कितने रास्ते हैं देखिए आप। एक रास्ता सीधा हमारा ये हरिद्वार वाला है, एक और रास्ता मैंने लिया, ये चले गए हम सहारनपुर हो गया। एक रास्ता और लिया, पहले मैं ऋषिकेश आया, ऋषिकेश से फिर हरिद्वार होता हुआ, फिर मैंने इसी रास्ते को पकड़ा एंड देन आई वेंट टू दिल्ली। एक रास्ता और हो सकता है चंडीगढ़ वाला। अब अगर हम ऐसे देखें, एक बस है, वो ए पाथ, बी पाथ, सी पाथ और डी पाथ, इन चारों पाथ से हमें सेम किराए में लेके जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, रेंट इन दैट बस between two destination देहरादून टू दिल्ली इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पाथ। वो रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जबकि होता है ऐसा मोल होता है, आप दूसरे रास्ते जाते हैं तो आपको रेंट ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो जो बेले होते हैं उनका बड़ा मौज आ जाती है, चलो यार टाइम पास करते हैं, किसी भी रास्ते चलो, किराया तो उतना ही लगना है। तो इसमें रेंट हमने देखा इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पाथ। ऐसे ही कुछ नेचर में फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये जो हमें पढ़े हुए हैं फोर्सेस है ना, इनका जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसे फोर्सेस को कहा जाता है कंजर्वेटिव
फोर्स, करेक्ट। तो बेटा मेरे पास ये इनिशियल पोजीशन थी ब्लॉक की, ये फाइनल पोजीशन आ चुकी है। चाहे मैं इस रास्ते लेके चलूँ ए वाले पाथ से, या बेटा मैं बी से फिर सी के थ्रू फाइनल पॉइंट पे पहुंचता हूँ, अल्टीमेटली अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है वो ये होने वाला है। विच वन? ये जो वर्टिकल हाइट है, लेट दिस हाइट इज स्मॉल h, ठीक है। अब वो कौन सा फोर्स है जो अलग अलग रास्ते में इस पे सेम अमाउंट ऑफ वर्क का हमें वैल्यू देगा? तो मैंने देखा ग्रेविटेशन फोर्स, इस पे लगने वाला वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स था टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, mg। अब बेटा mg अगर हम इस तरह से लिखें, वर्क डन बाय ग्रेविटी थ्रू पाथ a, दिस विल बी इक्वल टू माइनस mgh। पिछले कुछ लेक्चर से हम इसको देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप माइनस तो समझ ही गए होंगे, ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री पे है, तो माइनस mgh आ जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी। अगर बेटा वर्क डन बाय ग्रेविटी आप बी से सी वाले रास्ते में देखें तो ये भी तो माइनस ऑफ mgh आने वाला है। तो दोनों रास्तों में हमें ये सीखने को मिलता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज सेम, सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और mg इज इक्वल टू सेम थ्रू ऑल द पाथ्स। कितने और भी रास्ते में ले आता, एक रास्ता अगर ये होता कि इस तरफ गए, यहाँ से मैगी वैगी खाई इन्होंने, फिर उसके बाद इधर से हवाई यात्रा करते हुए ऊपर जाके नीचे पहुंच चुके होते, तो भी तो डिस्प्लेसमेंट बेटा एच ही रहता। mg तो देखता मैं डाउनवर्ड, मेरी डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली अपवर्ड, मैं कांस्टेंट फोर्स, इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा। तो वैसे भी वो डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, राइट। सो ऐसे फोर्सेस आप ध्यान रखेंगे जिनका वर्क डन पाथ फंक्शन नहीं होता है, जिनका वर्क डन बेटा कैसा फंक्शन होता है, पॉइंट फंक्शन होता है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो आप इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनाएंगे, इफ वर्क डन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पाथ। अब अगर पाथ का फंक्शन नहीं है तो किसका फंक्शन होना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ पॉइंट। वो तो सिर्फ पॉइंट का फंक्शन आ रहा है। तो ऐसे फोर्सेस, अच्छा वर्क डन तो कौन करेगा, फोर्स करेगा। विदाउट फोर्स तो वर्क डन है ही नहीं, एक डिफाइंड टर्म ही नहीं है। फोर्सेस आर नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स, और बेटा उनका जो फील्ड होगा उसको हम लोग कहेंगे कंजर्वेटिव फील्ड। अब इसका एग्जांपल भी आप देख लीजिए, कौन कौन से इसके एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, बिटवीन टू मासेस। सेकंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अभी 11th क्लास में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है नंबर 1 एंड नंबर 3, जिसको मैं लिख रहा हूँ स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। इस पे तो मैं अलग से लेक्चर बनाने वाला हूँ, स्प्रिंग फोर्स पे, ठीक है। इवन लॉज ऑफ मोशन के भी कुछ कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे आपके। देन मैग्नेटिक फोर्स, नेक्स्ट एग्जांपल। तो ये फोर्थ जो मैग्नेटिक फोर्स है, सेकंड वाला ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये अपन पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में। अब नॉन कंजर्वेटिव भी तो होंगे, अगर ये कंजर्वेटिव है तो नॉन कंजर्वेटिव क्या होंगे। नॉन कंजर्वेटिव का मतलब है जिनका वर्क, इफ वर्क डन बाय अ फोर्स इज फंक्शन ऑफ पाथ। अब जो रास्ते पे डिपेंड कर रहे हैं, मुझे रास्ते पे डिपेंड करने का क्या मतलब है, जैसे किसी भी तरह का रेजिस्टिंग फोर्स होगा, विस्कस फोर्स होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में विस्कस फोर्स जो कि लिक्विड की एक लेयर दूसरी लेयर पे लगाती है, रेजिस्ट करती है दूसरी लेयर को, तो उसको भी मैं किस कैटेगरी में रखूंगा, उसको भी मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि जितना लंबा रास्ता होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस फोर्स का जो एनर्जी है वो लॉस में आता रहेगा आपके, ठीक है। और दैट लॉस इज नॉट रिकवरेबल, जबकि कंजर्वेटिव में जो लॉसेज है वो रिकवरेबल है। अभी उसको समझाते हैं आगे आपको। और बेटा फ्रिक्शन का भी इसी का एग्जांपल होगा। फ्रिक्शन में देखिए आप,
गाड़ी का टायर लीजिए आप, है ना, एक 4 व्हीलर का टायर लीजिए, 2 व्हीलर का टायर लीजिए, 60,000 चला हुआ टायर, 40,000 चला हुआ टायर, ऑब्वियसली वेयर कौन ज़्यादा होगा, जो 60,000 चला होगा। कंडीशन उसमें मैं सेम रख रहा हूँ, फिर ड्राइवर सेम था, गाड़ी का इंजन सेम था, सड़क की क्वालिटी भी सेम थी, तब जाके वो चीज़ आप कहेंगे कि हाँ ये फ्रिक्शन में जो एनर्जी का लॉस हुआ वो वापस नहीं आ सकता है, राइट। अगली चीज़ देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, स्लाइड नंबर 2। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कंसेप्ट ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स से ही रिलेटेड है। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, मैंने इसमें कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की हुई हैं। जो प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस की हुई हैं तो आप उनको ध्यान से देखिए, मैं यहाँ से बोलता चला जाता हूँ। वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो ये बात तो हम कर ही रहे हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है वो सिर्फ किसका फंक्शन आ रहा है बेटा, दैट इज फंक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स ओनली, करेक्ट। देन वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स does not depend on the nature of the path between initial and final position। वही चीज़ रिपीट हो गई है कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पे डिपेंड नॉन कंजर्वेटिव पे वर्क डन करेगा। थर्ड, वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स इन अ राउंड ट्रिप इज 0। इस पे एक क्वेश्चन भी आ चुका है जेई में, राउंड ट्रिप का जो वर्क डन होगा बाय कंजर्वेटिव फोर्स वो 0 का ही होगा। बिकॉज आप देखिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स, बोथ पॉइंट्स आर सेम। जब बेटा दोनों पॉइंट सेम है तो वो पॉइंट का ही फंक्शन आ रहा था, तो वर्क डन तो पूरी पूरी क्लोज लूप का 0 हो जाएगा। अब जैसे मैं एक चार्ज को एक ट्राइंगल में रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, और एक लूप का आपको मैं पूछूं कि वर्क डन कितना किया होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कितना वर्क डन किया होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो ऑब्वियसली राउंड ट्रिप है तो 0 आ जाएगा वो चीज़, ठीक है। एक चार्ज को, एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूमा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन 0 हो जाएगा। इफ अ बॉडी मूव्स अंडर एक्शन ऑफ अ फोर्स दैट डज नो टोटल वर्क ड्यूरिंग एनी राउंड ट्रिप देन फोर्स इज कंजर्वेटिव। वही चीज़ें रिपीट हो गई हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये कैसा फोर्स होगा, इट विल बी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मैंने व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट ओनली इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। बेटा ये जो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है जिसको हम यू यू कहकर चिल्ला रहे थे, ये यू का कंसेप्ट किसके लिए होगा, ये कंसेप्ट सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए होगा। इवन इसका एक मेरे ख्याल से मैंने करवा भी दिया था आपको, नहीं करवाया तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि इसकी एक थ्योरम बनाई थी अपन लोगों ने, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर लगता है आपको कि दोबारा से होना चाहिए तो मैं अभी रिपीट कर देता हूँ, बस यहीं पे हम रिपीट कर देते हैं इसको एक पुराने वाले एग्जाम्पल के साथ ही। बेटा मेरे पास ये एक सरफेस है, इसमें मैं रेफरेंस H0 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, मैं उसको इस पोजीशन पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना दिखा, डिस्प्लेसमेंट h दिखा। तो बेटा ग्रेविटेशन फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, वो तो सीधे पॉइंट पे डिपेंड करता है ना, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका जो वर्क डन आ जाएगा उसमें आप एंगल देखिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है दैट एंगल इज 180। सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स दिस इज इक्वल टू माइनस mgh, काफ़ी बार हो चुका है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, अच्छा मैं एनर्जी अगर लगाऊं, एनर्जी इनिशियल एनर्जी लगाऊं मैं तो 0 थी, फाइनली वो इस पॉइंट पे जब आ चुका है तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, एनर्जी आ चुकी होगी बेटा इसकी mgh, ठीक है। अब mgh पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो डेल्टा यू को मैं क्या लिख पाऊंगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो mgh माइनस ऑफ 0, ठीक है। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 से जरा मैच कराइए। अगर ग्रेविटेशन फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसका वर्क डन भी कितना होगा, माइनस mgh होगा, और उसकी पॉजिटिव वैल्यू भी किसके बराबर होगी, डेल्टा यू के बराबर होगी। सो वी कैन से वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और बेटा इसके लिए आप एक रेफरेंस लोगे तो उसको मैं लिख दूंगा माइनस यू फाइनल माइनस
यू इनिशियल, और अगर आपने रेफरेंस पे लिया हुआ है तो यू इनिशियल को कितना कर देंगे आप, 0 कर देंगे। ठीक है, आई थिंक मैंने डिस्कस इतनी डिटेल में नहीं किया था, मैंने जस्ट आपको बोला था कि आप याद रखिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू। चलिए इसके आगे वाली स्लाइड ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब कुछ डिफरेंसेस है जो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बीच में हम बताने वाले हैं आपको। पहला, इधर हम कंजर्वेटिव लिख देते हैं और इस तरफ हम नॉन कंजर्वेटिव लिख देते हैं। ठीक है, बहुत शॉर्ट में करेंगे इन चीज़ों को। तो ये बेटा कैसा फंक्शन होता है, ये एक पॉइंट फंक्शन होता है। ठीक है, कंजर्वेटिव का वर्क डन की बात कर रहा हूँ मैं। इसका जो वर्क डन होगा ये बेटा कैसा फंक्शन होता है, ये पाथ का फंक्शन होता है। एग्जाम्पल्स इसके हो चुके हैं ग्रेविटेशनल प्लस इलेक्ट्रो प्लस, फिर से हम इसमें एक स्प्रिंग वाला ऐड कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे बेटा, सबसे पहला एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रिक्शन के बाद हो जाएगा विस्कस फोर्स, और इसके अलावा किसी भी तरह का अगर रेजिस्टिंग फोर्स होगा तो वो भी इसका एग्जाम्पल ही रहने वाला है। थर्ड वाला जो केस है, इसका डिफरेंस है ये बेटा, इसका जो वर्क डन होगा किसमें, एक राउंड ट्रिप में, तो ये वैल्यू 0 आने वाली है, और इसका जो वर्क डन होगा राउंड ट्रिप में ये वैल्यू नॉन ज़ीरो आने वाली है। ठीक है, ये भी चीज़ समझा चुका हूँ आपको, ऊपर से देख सकते हैं पॉइंट फंक्शन वो पाथ फंक्शन है तो नॉन ज़ीरो आएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग यार, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर मैं देखूँ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो उससे हम ये कह सकते हैं कि इसका जो लॉस है, लॉस इज रिकवरेबल। ठीक है, लेकिन इसका जो लॉस होगा इज नॉट रिकवरेबल, उसकी कोई रिकवरी नहीं है। अच्छा, इसका लॉस रिकवरेबल कैसा है, मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दूंगा, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट अनदर पॉइंट। और यहाँ पे नॉट रिकवरी क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि बेटा जो फ्रिक्शन का लॉस होगा वो लॉस हीट की फॉर्म में सराउंडिंग में जा चुका होगा, और सराउंडिंग से मैं उस हीट से एनर्जी वापस नहीं ला सकता। जबकि इधर मैं देखूँ काइनेटिक और पोटेंशियल, अगर काइनेटिक डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल इंक्रीज होगी और वाइस वर्सा। ठीक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 1, find the work done by this force x is equal to net, ये फोर्स वेक्टर होना चाहिए ना, वो यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है, तो एक फोर्स का वेक्टर अपन को दे दिया गया है। दिस फोर्स वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग एक जे एडवांस 2019 का क्वेश्चन करेंगे, तो देखना वो कितने आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, f इज इक्वल टू दिस। बेटा जनरली हम f को क्या लिखते हैं, f वेक्टर, फोर्स का वेक्टर विल रिटन एज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। तो कंपैरिजन करने के बाद हमें मालूम हो रहा है एफ एक्स का वैल्यू x है और एफ आई का वैल्यू x है। अगर इस फोर्स को हम किसी पार्टिकल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं जैसा कि क्वेश्चन में किया जा रहा है, और एक उसका पाथ भी दे दिया गया है, तो यहाँ पे इवन हमारे पास 3 पाथ है, एक है O to C, एक है OAC एंड लास्ट वन इज OBC। तो वर्क डन, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर एक वेरिएबल फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो बेटा उसका वर्क डन क्या बताया था मैंने आपको, एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। ये 2 डायमेंशन में था, 3 डायमेंशन में एफ जेड भी आ जाएगा। मुझे इसके लिए लिमिट चाहिए बेटा एक्स में, x1 टू x2, और ये चाहिए y1 टू y2। अब हम वैल्यूज पुट करें अगर एफ एक्स की, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, तो ये तो बड़ी इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, प्लस दूसरा बेटा y1 टू y2 एंड एफ वाई की वैल्यू मैं पुट करूँगा एक्स वाई डी वाई। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी होगी, इस तरह का अगर कभी इंटीग्रेशन आपके पास आता है तो इसका पहला पार्ट करना तो बड़ा इजी है, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन मैं एक्स स्क्वायर बाई 2 कह लूँगा, तो वी कैन सॉल्व द फर्स्ट पार्ट। बट इन सेकंड पार्ट आपको एक्स को फंक्शन बनाना पड़ेगा, किसका, वाई का, या तो मेरे पास वैल्यूज हो तब ये काम हो सकता है ना। एक्स वाई के साथ कैसे रिलेशन में है वो वैल्यू मैं पुट कर दूँ, फिर वाई डी वाई का मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो इसी क्वेश्चन में ये हमें एक चीज़ करनी है, ये काम हमें करना होगा। अगर ये डेटा हमारे पास नहीं होता
तो मैं इसको सॉल्व थोड़ी ना कर पाता। अब मेरे पास बेटा डेटा है, देखिए आप इसको, अगर वर्क डन हम ओ ए सी का निकालें, ओ ए सी, एक बार क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिए, एक पार्टिकल के ऊपर इतना फोर्स लगा रहे हैं ओ टू सी एंड वी हैव 3 पाथ्स, राइट। देन वर्क डन तो हमें निकालना ही निकालना है, और हमें ये भी बताना है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। तो अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है, if work done is a function of point only then it will be conservative, otherwise वो पाथ का फंक्शन होगा तो नॉन कंजर्वेटिव बनेगा। तो हमें तीनों अलग अलग पाथ का वर्क डन कैलकुलेट करवा देता हूँ, अगर वो चीज़ बेटा इक्वल आती है तो मतलब ये वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होगा, नहीं आती तो नॉन कंजर्वेटिव होगा। तो चलिए इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व करते हैं। एक्स डी एक्स प्लस मेरे पास जो वर्क का फॉर्मूला है इस वेरिएबल फोर्स के लिए, वो तो बेटा ये बन गया है ना, एक स्टैंडर्ड आ गया मेरे पास, एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई ऑफ डी वाई। इस ओ ए सी को आप ध्यान से देखिए तो बेटा इसको मैं दो पाथ में ब्रेक कर सकता हूँ, ये है ओ ए फर्स्ट वन एंड देन ए सी, ये दोनों मिलके क्या देगा हमें, ओ ए सी वाला पाथ का वर्क डन देगा। तो मैं अगर ओ ए का अलग से निकालूं, ए सी का अलग से निकालूं, दोनों को ऐड कर देता हूँ। अब ओ ए पाथ के लिए आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक्स की वैल्यू क्या चेंज हो रही है, बिल्कुल चेंज हो रही है। तो एक्स डी एक्स में मैं इसको लिख सकता हूँ, एक्स की वैल्यू 0,0 से गई है बेटा 2,0 तक, वाई में कोई भी चेंज नहीं आया है। ओ ए के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं ये चीज। सो ओ ए जो स्ट्रेट लाइन वाला पाथ है दिस वन, इसमें आप देखिए y की वैल्यू 0 है, y में कोई भी चेंज नहीं आया है। तो बेटा सेकंड पार्ट में मैं कुछ भी कर लूँ ये तो 0 ही आने वाला है ना, देयर इज नो चेंज इन y। सो बेटा ओ ए का जो वर्क आएगा ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स ओनली। अब बेटा x में कहाँ से कहाँ तक गया है, ड्यूरिंग पाथ ओ ए ओनली, ओ से लेके ए तक ये x में 0 to 2 गया हुआ है। तो मैं ऐसा लिखूंगा नेक्स्ट लाइन में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 2। तो बेटा 2 वैल्यू पुट करते ही 2 स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2 वी विल गेट इट 2 जूल। सो अगर एक ऐसा फोर्स मैं एक पार्टिकल पे अप्लाई करूं जो कि उस पार्टिकल को पहले ओ ए पाथ से ट्रेवल करवा रहा है, तो उसका जो वर्क डन आएगा वो ओ ए तक का 2 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट ए से लेके सी तक का कैलकुलेट करते हैं। ए से लेके सी तक के कैलकुलेशन में आप ए सी में देखिए एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है जो कि 2 बनी हुई है, मतलब ये वाली जो लाइन है इसमें बेटा एक्स की वैल्यू कांस्टेंट ही तो है, और वो वैल्यू किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे तो 2 आ रही है। इसका मतलब इंटीग्रेशन जो डिफरेंस इन एक्स होगा डी एक्स की वैल्यू होगी वो आ जाएगी 0, देयर विल बी नो चेंज अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो बेटा इंटीग्रेशन का जो पहला वाला पार्ट हो जाएगा एक्स डी एक्स, ये वैल्यू कितनी बन के आ जाएगी, ये वैल्यू 0 आ जाएगी। सेकंड पार्ट में आप एंटर करते हैं इंटीग्रेशन, x की वैल्यू तो मैं 2 रख सकता हूँ ना, और y में चेंज आ रहा है, y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है बेटा, y में ये वैल्यू पहले 0 थी और 0 से कहाँ तक चली गई है, 2 तक चली गई है। तो y में इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 to 2। नाउ वी विल राइट इट 0 प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट बेटा 0 से 2 चली जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो चुका होगा और 2 का स्क्वायर आ चुका होगा 4 जूल। सो टोटल वर्क डन जो हम ओ ए सी का कैलकुलेट कर पाएंगे ये चीज़ आ जाएगी 2 + 4 इज इक्वल टू 6 जूल। बेटा इस क्वेश्चन में अगर पूछा गया होता आपको व्हाट विल बी द वर्क डन फ्रॉम ओ टू सी, तो वो अलग अलग वर्क आ रहा है, ठीक है, अलग अलग रास्ते अलग अलग वर्क आ रहे हैं, तो आपके तो मल्टीपल आंसर हो सकते हैं इसमें, तो ये एमसीक्यू के लिए भी अच्छा सवाल है, ठीक। अब ओ ए सी के बाद हम निकालेंगे ओ बी सी का वर्क। अगर बेटा वो 6 जूल आता है मतलब उन दो रास्तों का वर्क डन क्या हो चुका होगा, बराबर आ चुका होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी तो है देखिए, बट कंसेप्ट इसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपके। अब मैं कह भी रहा हूँ कि इसके जस्ट बाद में एक आईआईटी का क्वेश्चन करवाने वाला हूँ 2019 का, देखिए कितना जल्दी फिर आप उसको कर पाएंगे, उसका जो ऑब्वियसली टाइम टेकिंग होगा वो प्रोसेस कम होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका ही
दूसरा पार्ट जिसमें कि बात हो रही थी, आप निकालिए वर्क डन फ्रॉम ओबीसी। अब बेटा इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लूँगा, वर्क डन ड्यूरिंग ओबी एंड वर्क डन ड्यूरिंग बीसी। दोनों के लिए मैं अलग अलग निकाल लेता हूँ। अब देखिएगा टाइम ऑब्वियसली थोड़ा सा कम लगेगा हमें, तो पहले ओबी का निकाल लेते हैं। तो ओबी के लिए मैं इक्वेशन याद हो ही गई होगी अब आपको, जो जनरल बन गई है, यहाँ से देखते हुए आप बना सकते हैं एक्स टी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला फैक्टर कितना आ जाएगा बेटा एक्स वाई, और ये आ जाएगा डी वाई। तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ ओ बी का, जिसमें मेरे को फिर से एक्स की वैल्यू जीरो दिखती है, तो बेटा ये वाला वैल्यू जीरो आ जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट भी जीरो आ जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए, ठीक है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। एक्स जीरो, तो उसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, जीरो। अच्छा बी सी का देखिए आप, BC का बेटा जो वर्क डन निकलेगा, फिर इसमें मैं सेम फॉर्मूला रिपीट करूंगा, एक्स डी एक्स। यस एक्स का चेंज आ रहा है, लेकिन बेटा वाई कांस्टेंट है। इस पूरी लाइन पे आप देखिए तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, तो बेटा उसका डी वाई का वैल्यू जीरो होगा। तो मेरे पास सिर्फ जो BC का वर्क आएगा, इट विल बी एक्स में कितना चेंज आ रहा है, एक्स में बेटा ये जीरो से और टू तक जा रहा है, तो जीरो से टू तक ये गया, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं एक्स डी एक्स। तो सेम यही चीज़ तो आ गई है मेरे पास, जो यहाँ पे मैंने सॉल्व की थी, 2 जूल, एक्स स्क्वायर बाई टू, तो 2 स्क्वायर 4, 4 डिवाइड बाई 2, 2 जूल बेटा ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सो वर्क डन फ्रॉम ओबीसी ये कितना आ रहा है, 2 जूल, एंड वर्क डन फॉर पाथ ओईसी ये बेटा कितना मिल रहा था अपन को, 6 जूल ये चीज़ मिल रहा था, ठीक है। तो ये कंजर्वेटिव कहाँ से हो जाएगा, ये फोर्स ऑब्वियसली नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो मुझे तीसरा पाथ देखने की जरूरत थोड़ी है, फोर्स तो सेम है ना, बात तो फोर्स की हो रही है। तो तीसरे पाथ का वर्क डन देखिएगा बिल्कुल अलग निकलेगा, ठीक है। आपसे अगर पूछा ये होता कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, तो आप आंसर क्या देके आगे बढ़ गए होते, नॉन कंजर्वेटिव देके आप आगे बढ़ चुके होते। अब मैं इस क्वेश्चन में एक चीज आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। अगर ये एमसीक्यू में होता तो ओसी का वर्क डन आप कैसे निकालते बेटा, उसके लिए फिर से मुझे वो इक्वेशन लिखनी होती। तो देखिए उस इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या होता, वर्क डन फॉर ओसी, ठीक है। वैसे आप डायरेक्टली कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के लिए ये भी निकाल सकते थे, कोई दो का निकाल सकते थे। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई डी वाई। ओ टू सी का इक्वेशन देखिए आप, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, मैं बेटा ये वाला एक्सिस देखूँ y है, ये वाला एक्सिस x है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ओरिजिन से पास हो रही है। अब ये जो m है, m का मतलब है टेन थीटा। अगर आप परपेंडिकुलर को देखें तो परपेंडिकुलर मुझे 2 मिलता है, बेस इज ऑल्सो 2, तो ये बेटा 1 मिल गया है, मतलब स्लोप की वैल्यू 1 आ चुके हैं। ये वाला एंगल जो होगा, ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। सो y इज इक्वल टू x, मुझे एक ऐसी इक्वेशन मिलती है। अब बेटा मैं वर्क डन फॉर ओ से निकालूं, बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। एक्स डी एक्स, एक्स का चेंज आप लिख सकते हैं, एक्स में कितना गया है बेटा, जब ओ टू सी मूव कर रहा है तो एक्स में ऑब्वियसली 0 टू 2 ये मूव कर चुका होगा, प्लस एक्स वाई। अब यही बात हो रही थी ना कि आपके पास जब तक डेटा नहीं हुआ आप नहीं कर पाएंगे, तो एक्स की वैल्यू वाई के बराबर है, तो मैं इसको वाई लिख दूंगा, एंड वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज x इज इक्वल टू वाई, तो मैं x की वैल्यू डायरेक्टली y यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। अब लिमिट्स y की लगेंगी, y में कितना जा रहा है बेटा, 0 टू 2, y में भी जा रहा है, तभी तो 2,2 पे प्लेस्ड है। नाउ वर्क डन फॉर OC ये आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू 2, और ये चीज बन जाएगी y क्यूब डिवाइड बाई 3 0 टू 2। इसको मैं इस तरफ सॉल्व कर दे रहा हूँ आगे। तो जब बेटा आप इसको सॉल्व करते हैं इधर, तो आपको चीज़ें और आसानी से क्लियर होंगी। क्या दिखने लगेगा आपको, टोटल वर्क डन ओ टू सी, एक्स की जगह 2 पुट कीजिए, तो 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 0 कीजिए, उसको मैं लिखने वाला नहीं हूँ, प्लस वाई क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 3। अब आप इसमें एलसीएम ले लीजिए, 6 विल बी एलसीएम, देन इट विल बिकम 12 प्लस 3 टू ज़ा, एंड ये बन जाएगा 16, राइट। एक बार चेक कर लीजिए इसको, 2 3 ज़ा, ये आ गया बेटा 12, 4 3 ज़ा 3 6 2 एंड 16।
तो ये हमें मिल गया है 28/6. सो फाइनली आई एम गेटिंग दिस वैल्यू 14/3 जूल. तो बेटा जो ओसी का वर्क डन है, जो स्ट्रेट लाइन वाला है, वो बिल्कुल अलग आ रहा है. 14/3 3 पॉइंट समथिंग आ रही है वैल्यू 3.66. ठीक है. बाकी आप देखिए ओबीसी का 2 जूल आया था एंड ओएसी का 6 जूल आया था. सो हम यहाँ से बिल्कुल अच्छा पहले ही क्लियर हो चुके थे. इट इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, राइट. ओके, तो ये फोर्स कैसा है बच्चे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ चुका है, राइट. अब देखिए अगला सवाल, ये पूछा गया था आपको जेईई एडवांस 2019 में. मेरे ख्याल से काफ़ी कॉन्फिडेंस आपको आ चुका होगा. पिछले सवाल से वेरिएबल्स को मैं किस तरह से डेटा से वेरिएबल की वैल्यू पुट करके वर्क डन कैलकुलेट कर रहा हूँ. तो क्वेश्चन आप पढ़िए. पार्टिकल इज मूव्ड अलोंग अ पाथ ए बी कॉमा बी सी. बेटा यहाँ पे एक चीज़ और होनी चाहिए, कॉमा सी डी. ठीक है, सी डी मस्ट बी देयर. जो ए से बी, फिर बी से सी, सी से डी, फिर डी से ई एंड ई से बेटा ये वाला पॉइंट एफ होना चाहिए, नॉट दिस पॉइंट. और वैल्यूज आपको दे दी गई है. फोर्स का वेक्टर आपको दे दिया गया है. व्हाट इज फोर्स वेक्टर? अल्फा वाई आई कैप प्लस 2 अल्फा एक्स जेड कैप. तो यहाँ पे आप एफ एक्स और एफ वाई कॉम्पोनेंट उसके देख सकते हैं क्लियरली. बेटा इससे मैं वर्क डन, ये फोर्स अगर किसी भी पार्टिकल पे लगेगा जो एक्स और वाई दोनों में चेंज करा पाएगा, 2D का फोर्स दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख पाऊंगा? अल्फा एफ एक्स का वैल्यू लिखूंगा ना मैं यहाँ पे, एफ एक्स डी एक्स. तो अल्फा वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अल्फा एक्स डी वाई. इतना लिखते ही आप अब समझ गए होंगे y को मुझे x की फॉर्म में लिखना होगा और यहाँ पे x को y की फॉर्म में लिखना होगा. एंड थ्रू डेटा मैं ही कर पाऊंगा. ठीक है, उसके लिए बेटा डेटा आपको डायग्राम में दिया हुआ है. अब अल्फा की वैल्यू -1 एक कांस्टेंट है, वो भी दिया. वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस फोर्स विल बी डैश 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 जूल. तो आप पॉज कीजिए एंड इसको सॉल्व कीजिए. अब बेटा देखिए क्वेश्चन में आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि लेंथी तो होने वाला है, तो इसको जल्द से जल्द कैसे सॉल्व करें. क्वेश्चन की कैटेगरी इजी है, बट सॉल्व कैसे किया जाए इसको जल्द से जल्द. न्यूमेरिकल वैल्यू वाला क्वेश्चन है. मैं अलग अलग पाथ के लिए वर्क निकालना स्टार्ट करता हूँ और जोड़ दूंगा. कोशिश करूंगा कम से कम मैं वर्ड्स में इसको लिख पाऊँ. ठीक है, यही एक ट्रिक है कि कम से कम आप लिखने की कोशिश करें, कैलकुलेशन दिमाग में ही करें. तो बेटा अल्फा की वैल्यू -1 है, तो मैं अल्फा की वैल्यू पहले ही -1 उतार दूंगा. अब वाई डी एक्स, इस ए बी पाथ पे y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू कांस्टेंट है. देखिए y यहाँ पे कांस्टेंट है और y की वैल्यू 1 होगी, तो मैं y की जगह 1 लिखूंगा. ठीक है, और x में चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. a से b तक x में चेंज हो रहा है, तो मैं इसको 0 to यहाँ तक लेके जाऊंगा. तो बेटा ये 0 to कहाँ चला जाएगा? 1 चला जाएगा. यही वो चीज़ें हैं, कम से कम लिखें आप. प्लस 2 इंटीग्रेशन अल्फा की वैल्यू फिर से -1 पुट करते हैं. x का वैल्यू कितना आ जाएगा? बी सी, ये ए बी के लिए बात हो रही है, नॉट फॉर बी सी. अभी हम ए बी पाथ के निकाल रहे हैं. x की वैल्यू चेंज हो रही है ना. ये x का वैल्यू चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें y की वैल्यू क्या दिखी हमें? कांस्टेंट दिखी. इसका मतलब डी वाई कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा. मतलब ये वाला टर्म 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा चाहे x की वैल्यू चेंज हो रही है. तो बेटा मुझे ए बी का जो वर्क मिला ये सिर्फ ये वाला मिलेगा. तो -1 इंटू 1 x इंटीग्रेशन हो क्या आएगा? 0 to 1, मतलब वो -1 जूल. नेक्स्ट हम वर्क डन निकाल रहे हैं बी टू सी का. तो बहुत शांत होकर करना पड़ेगा आपको. क्वेश्चन ईजी है पर थोड़ा सा कैलकुलेशन खराब होने के चांसेस ज़्यादा है यहाँ पे. तो मैं बेटा क्या लिख पा रहा था? एफ एक्स की जगह लिख पा रहा था अल्फा वाई, फिर डी एक्स आ जाता था, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 2 का बाहर निकाल दीजिए अल्फा एक्स डी ऑफ वाई. तो बी टू सी में आप देखिए डी एक्स का चेंज कितना, एक्स का चेंज कितना आ चुका है? 0. तो ये पहला फैक्टर कितना आ जाएगा? 0. तो आई विल राइट इट 0. एक चीज़ हम लिखते हुए चलते हैं. ए टू बी का जो वर्क डन है दिस इज -1 जूल, राइट.
देन हमें बी टू सी का जो मिलेगा वो हम यहाँ लिख देंगे। तो बेटा इसको 0 प्लस लिखना चाहिए, 2 इंटू एल्फा की वैल्यू माइनस ऑफ 1 इंटीग्रेशन। अच्छा एक्स की वैल्यू इसमें देखिए क्या हो रही है, बी टू सी में एक्स की वैल्यू इस पूरी लाइन पे कांस्टेंट है, तो मैं एक्स की वैल्यू को भी क्या कर लूँगा 1 लिख लूँगा, और वाई की वैल्यू 1 से 1/2 जा रही है, 0.51 से 1/2 आ रही है। इंटीग्रेशन किसका आ जाएगा बेटा यहाँ पे dy का। सो वर्क डन ड्यूरिंग बी सी विल बी, ये बेटा -2 बन चुका होगा और ये बन चुका होगा y 1 to 1/2। सो -2 ये बन गया है 1/2 माइनस ऑफ 1। हाफ में से 1 घटाओगे यार हाफ ही बचेगा, ठीक है। अगर बेटा वो वैल्यू हाफ बच गई है तो ये आ जाएगा 2 इंटू -1/2, 2 कैंसिल आउट, दिस इज 1 जूल। तो ये चीज़ आ चुकी है आपके पास 1 जूल। नेक्स्ट सी टू डी, मैं ऊपर लिखता जा रहा हूँ स्पेस बचेगा नहीं इसलिए, ठीक है। सी टू डी वाले देखते हैं। अल्फा की वैल्यू -1, अब हम बेसिक इक्वेशन में वैल्यू पुट करते जाओ, इंटीग्रेशन देखते हैं बाद में, पहले चेंज हो रहा है एक्स या नहीं हो रहा है। वाई की वैल्यू यहाँ पे बेटा कांस्टेंट बनी हुई है और वो वैल्यू कितनी बनी हुई है 1/2, और एक्स का चेंज ऑब्वियसली आ रहा है लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तो एक्स के चेंज के लिए मैं dx लिख देता हूँ। सो अल्फा इज प्लेस्ड, y इज 1/2, इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू कितनी है 1/2 और x का चेंज हो रहा है। अच्छा x 1 से कहाँ तक आया है, 1 से 1/2 तक चला है, ठीक है। प्लस आगे वाला पार्ट देखिए, हो सकता है उसमें कोई चेंज ही ना आया हो, यस y में कोई चेंज नहीं आएगा तो dy की वैल्यू 0 हो जाएगी। सिंस dy इज इक्वल टू 0 मतलब पूरा का पूरा 0 हो चुका है। तो बेटा वर्क डन जो सी डी का आ रहा है दिस इज -1 1/2, और ये वैल्यू हमें मिलेगी इंटीग्रेशन की लिमिट पुट करने के बाद, dx का इंटीग्रेशन x, तो 1/2 माइनस ऑफ 1। फिर से बेटा ये चीज़ कितनी आ जाएगी -1/2 पहले से ही है, नाउ वी विल गेट 1/4 जूल। अगले चलते हैं डी की तरफ। फिर से बेटा इक्वेशन, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा की वैल्यू -1, वाई में इस पूरी लाइन पे आप देखिए वाई में चेंज आ रहा है, ठीक है, लेकिन dx उसको क्या कर देगा 0 कर देगा, x में कोई तो चेंज नहीं है। प्लस दूसरी चीज़ थी मेरे पास थी 2 इंटीग्रेशन अल्फा -1, x इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू कांस्टेंट है और वो वैल्यू कितनी है 1/2 वैल्यू है, ठीक है। तो 2 भी हो गया, अल्फा भी हो गया, x भी हो गया, और इंटीग्रेशन किसका करेंगे अपन लोग dy का, मतलब y की वैल्यू 1/2 से कहाँ पे आई है 1 पे आई है। सो वर्क डन फॉर डी ई, पहला पार्ट 0 आ चुका है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो चुका है, ये -1 बेटा मुझे मिला। अब 1 में से 1/2 आप माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/2, मतलब हमें मिल जाएगा 1/2 जूल, ठीक है। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए इन कैलकुलेशन को, और लास्ट वाले का मैं ऊपर ऐड कर देता हूँ, वर्क डन ड्यूरिंग डी ई, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक करते हुए चलते हैं। अल्फा वाई, ठीक है, अल्फा -1 वाई 1/2, आई थिंक ठीक ही होगा ये। डी ई, डी आया -1/2, देखो इन दोनों का तो अभी तक तो 0 आ चुका है। वर्क डन जो बेटा सी डी का आया था दैट वाज 1/4 जूल, ठीक है। नेक्स्ट अगला चीज है वर्क डन ड्यूरिंग डी ई, तक अपन लोग कर चुके हैं, ई और एफ का, ठीक है बेटा। ई और एफ में देखो इस पूरी लाइन पे एक्स की वैल्यू भी 0 है, वाई की वैल्यू भी 0 है, मतलब वो इक्वेशन में एक्स वाई जहाँ चाहे वो 0 आप पुट कर लीजिए। सेकेंड थिंग वर्क डन ड्यूरिंग एफ और ए का देखिए आप, एफ और ए का, तो एफ से ए तक मैं दोबारा लिख देता हूँ इक्वेशन, अल्फा वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अल्फा एक्स इंटू डी वाई, और इस पार्ट को अपन लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग एफ ए का अपन लोग निकाल रहे हैं, अल्फा की वैल्यू -1 पुट कीजिए, बेटा वाई की वैल्यू
तो उसमें चेंज हो रही है, लेकिन dx क्या कर देगा, उसको 0 बना देगा, देयर इज नो चेंज इन x। अच्छा x का वैल्यू इसमें 0 आ जाएगा, dy का तो चेंज आ रहा है, तो ये वैल्यू तुम्हें 0 मिलनी है। तो पूरा वर्क डन अगर हम देखें, पूरे वर्क डन में हमें एक बार वैल्यू -1 मिली है, फिर 1 मिली है, फिर -1/2 मिली है, सी डी वाली 1/4 हमें मिल चुकी थी। बस सी डी वाली वैल्यू दोबारा चेक कर लेते हैं, व्हाट वाज दैट डी। डी का वैल्यू, मेरे पास स्पेस भी कम था उस टाइम पे, तो डी का वैल्यू चेक कर लेते हैं। ये होना था बेटा अल्फा वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अल्फा एक्स डी एक्स। अच्छा अल्फा की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए, डी ई के लिए वाई की वैल्यू तो चेंज हो रही है, बट डी एक्स जो 0 है वो फर्स्ट पार्ट का तो 0 कर देगा, प्लस 2 इंटू -1, एक्स की वैल्यू ये कांस्टेंट बनी हुई है, दैट इज 1/2, पॉजिटिव इस तरफ है, और इंटीग्रेशन में आ जाएगा बेटा x, इंटीग्रेशन में dy आएगा, सॉरी यहाँ पे दिस मस्ट बी dy। अब y 0.5 से मतलब 1/2 से कहाँ तक जा रहा है, 0 तक जा रहा है। यस ये वैल्यू आई थिंक हमने गलत ले ली थी वहाँ पे, तो ही मेरे को डाउट हुआ कि d में कुछ तो कुछ गड़बड़ है। 2 से 2 बेटा कैंसिल आउट हो चुका है, दिस वैल्यू इज -1। अब ये चीज आ जाएगी हमारे पास 0 - 1/2 है ना, 0 - 1/2, तो -1/2 मतलब मेरे पास ये चीज मिल जाएगी 1/2। अब ये वैल्यू एक्चुअली पॉजिटिव होनी चाहिए थी, उस 0.5 टू 0 तक जा रहा था, तो टोटल वर्क डन जो हमें मिल जाएगा 1/2 प्लस 1/4। आप इसका एलसीएम लीजिए 4, तो ये मिल गया बेटा हमको 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस वैल्यू इज 0.75 जूल। ठीक है, तो आप यहाँ पे माइनस की जगह प्लस कर लीजिए। ये थोड़ा सा भी लॉन्ग क्वेश्चन में इजी हो, थोड़ा सा भी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो आंसर गड़बड़ आ जाएगा। सो 0.75 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है।